नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो दशाओं का क्रम होता है। कई बार उसमें दो विरोधी विचारधारा के ग्रह आ जाते हैं, तो हम केवल ऐसा सुनते हैं भाई अगर गुरु में राहु आएगा, राहु में गुरु आएगा, खराब होगा। तो मुझे लगता है ये इसको अच्छे से विचार करना चाहिए कि क्या वो सच में खराब होगा या केवल हम उस अनुसार अपने आप को अगर ढाल लें तो बात बन जाएगी। और कई बार व्यक्ति उसको केवल लग्न अनुसार देख रहा होता है, माने D1 चार्ट के अनुसार। वो ना तो आरूढ़ लग्न पर विचार करता है, ना चंद्र कुंडली पर विचार करता है, और सीधा ऐसा कह देता है भी लग्न अनुसार तो वो जो अंतरदशा में ग्रह आया है वे विरोधाभासी है, तो आपको कुछ कमियों का सामना करना पड़ेगा। माने मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी दो ग्रह आपको ऐसे मिले जो अलग अलग विचारधारा के हैं। शुक्र केतु है, और माने एक बड़ा केतु आप समझते हैं डिटैच कर देता है, शुक्र लग्जरी रोमांस में व्यक्ति को लगाता है। इसी प्रकार से गुरु जो बड़ा आध्यात्मिक है, नैतिक मूल्यवान है, फिर राहु डिप्लोमैट है और इस प्रकार के व्यक्तियों से ज़्यादा बोलचाल कराता है, जो अपने रूप बदलने में माहिर हैं या जिसको बोल देते हैं भाई झूठ बोलने में माहिर हैं। तो ऐसा केवल ये कह देना कि भाई गुरु में राहु आएगा अब तो खराब होगा, मुझे लगता है वो सही तरीका नहीं है। आप कोई भी दशा क्रम पढ़ें, आप कोई भी विंशोत्तरी दशा सबसे ज़्यादा वैसे सम्माननीय और प्रचलित दशाएं हैं, लेकिन कोई और भी दशा देखें, अगर आप केवल ये गुरु में राहु आने वाला है तो खराब है, अगर इस सूत्र से चल रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। हमें कई चीजें देखनी होंगी। पहली चीज तो ये देखना है आपको, कभी भी आप ये कोई अध्ययन कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट महादशा जो स्वामी है, क्या वो हमें लग्न अनुसार, आरूढ़ लग्न अनुसार, कोई सेलिब्रिटी है तो आरूढ़ लग्न जरूर विचार करना है, चंद्र अनुसार वो कुछ अच्छे भावों का फल दे सकता है कि नहीं दे सकता है। इसको समझने के लिए हमने इसलिए एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है कि हमने गुरु में राहु की बात की है, तो गुरु को लग्न अनुसार यदि देखेंगे तो लग्न माने क्या? लग्न माने हमारी रियल इमेज समाज में जो जाएगी। तो गुरु को काम मिला है, गुरु जो विंशोत्तरी महादशा का स्वामी है, तो वो चल अचल संपत्ति बनाने के लिए आया है। अब कई लोग उसको कहते हैं कि सर ये तो मारक भी है। मैं बार बार बता रहा हूं और मैंने कमेंट्स में भी कई लोगों का जवाब दिया है, केवल आप ये मारक मानकर देखेंगे आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वो केवल इस प्रोस्पेक्ट से समझना है, अगर कोई प्रश्न आया है हेल्थ के रिगार्डिंग और कोई बीमार है, धन तो अचल संपत्ति तो बढ़ेगी उसकी, लेकिन अगर प्रश्नों में कुछ ऐसी चीज आ गई है कि कोई बीमारी चल रही है और वो दूसरे भाव का स्वामी अभी आ गया, तो अभी हम कहेंगे भाई थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में, क्योंकि वो दूसरे भाव का स्वामी होकर मारक की भूमिका भी अदा करता है। लेकिन ये बार बार कहना कि वो सिर्फ मारक ही है, वो कुछ और है ही नहीं, ये तो मुझे लगता है ये हमारे अध्ययन की कमी और कुछ नहीं है। तो बार बार मुख्य विषय उसका वो नहीं है। सातवें भाव का मारक भी एक विषय है, लेकिन मुख्य विषय उसका वो नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार से दूसरे भाव का एक काम दिया गया उसको, लेकिन उसका मुख्य विषय कभी भी मारक नहीं है, ये अच्छे से विचार करना है। ठीक हो गया? तो नहीं तो फिर आपको कब अचल संपत्ति का समय आपको देंगे, हम मिलने वाला ही नहीं है फिर तो। इसको मारक बता रहे हैं, उसको बाधक बता रहे हैं, ना वैवाहिक सुख मिलने वाला है आपको। इसलिए ऐसा कभी भी प्रेडिक्शन करें, ये केवल मारक कह के उसकी अवहेलना ना करें उस ग्रह की। ठीक है? तो दूसरे भाव का स्वामी, अब क्योंकि गुरु में राहु हम चर्चा कर रहे हैं, तो गुरु विंशोत्तरी में क्या लेकर आया है, उसका जो मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, वो कुटुंब भाव उसको पूरा करना है। और पांचवें भाव का स्वामी, पांचवा भाव फैन फॉलोइंग, फैमिली प्रेस्टीज, संतान अभिवृद्धि, स्पेकुलेशन से होने वाले लाभ, उसके लिए देखा जाता। अगर कोई सेलिब्रिटी है उसके लिए तो पांचवा भाव फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो ये दो काम अब जो महादशा चल रही है उसको करने हैं। और कहां से करने हैं? तो अब देखिए, बृहस्पति बैठे हुए हैं लग्न से दशम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दशम भाव यानी ऑफिस प्रोमाइसेस से वो ये काम कर रहा है। यहां से वो देख भी रहा है धन भाव को, तो हमारी जो तिजोरी है उसमें गहनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। और यह तिजोरी में मूल्यवान वस्तुओं की संख्या, अचल संपत्ति जो है बढ़ जाएगी। ओवरऑल जब बृहस्पति को कंक्लूड करेंगे तो यही समझ में आएगा। और बृहस्पति इनके भवन सुख को भी बढ़ाने का काम अपनी दृष्टि से कर रहा है। बृहस्पति लिटिगेशन हैंडल, शत्रु पक्ष यदि कभी हावी होने का विचार बनाएगा तो उसके लिए भी बृहस्पति नवी दृष्टि से इनके, तो बृहस्पति का ओवरऑल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब उसमें राहु, तो मैंने क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि केवल गुरु में राहु ऑर्डर समझ के वो बुरा होगा तो ऐसा तो नहीं है। सभी लग्नों के अलग अलग वो फंक्शनल, मेलेफिक, बेनिफिक, फिर चंद्र कुंडली, आरूढ़ लग्न, इनका चंद्र कुंडली से आप देखें उच्च का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है तो बृहस्पति 1 2 3 4 चौथे भाव में बृहस्पति बैठकर एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी इनको क्या रियलाइज होगा, इनको अपने लाइफ के बारे में। चंद्रमा से हमने देखा गुरु चौथे भाव में बैठे हैं, और गुरु का ऑब्जेक्टिव क्या है? अष्टम भाव, आठवां भाव होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट लाइफ। आठवां भाव पत्नी के एसेट्स भी माने जाते हैं। ठीक हो गया। और गुरु का ऑब्जेक्टिव एक ये है, चंद्र कुंडली से वो एकादश भाव का स्वामी भी बन रहा है। माने जो लग्न से चल अचल संपत्ति बता रहा था धन को लेकर, चंद्र कुंडली से वो एकादश भाव का स्वामी भी बन रहा है। तो ये भी इनको रियलाइज बृहस्पति को करवाना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये अच्छा संबंध बना रहे हैं। शुक्र राशि स्वामी होकर उच्च का बृहस्पति की मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इनकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहेगी उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि बृहस्पति के महादशा में मैं रूटीन इनकम को बढ़ाया है और मेरे पार्टनर के एसेट्स में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक हो गया। पार्टनर की तिजोरी में, जो लग्न से तो हमारी ही तिजोरी बता रहा है, लेकिन इनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहेगी कि पार्टनर की तिजोरी बहुत बढ़ गई है। और एग्जीक्यूट करता हुआ कहां से दिखाई दे रहा है? रियल एस्टेट, भवन सुख, माता सुख, वहां से एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल चलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है, महादशा लॉर्ड की ही चलती है। बीच बीच में स्टेट गवर्नमेंट बदलने का अर्थ ये नहीं होता है कि भाई सारी पावर उसने ले ली। अब क्योंकि गुरु की विचारधारा राहु से अलग है, तो जब ये ऐसा कुछ आएगा तो आपको कुछ अनियमितताओं का सामना तो करना पड़ेगा। भाई आपका जो मन बड़ा सात्विक रह रहा था, राहु आएगा तो अचानक ही आपको ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी जो रूप बदलने में माहिर हैं, अलग कल्चरल वैल्यू, तो ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। अभी इनके चार्ट में यदि देखें, चंद्र कुंडली से जो अंतरदशा आ रही है गुरु में राहु की, तो राहु का भी हमें ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। तो राहु को हम एक्वेरियस का सेकेंडरी लॉर्ड बोलते हैं। ठीक हो गया। तो आप समझ रहे हैं इस लग्न के लिए चाहे लग्न अनुसार तीसरा और चौथा भाव इतना अच्छा नहीं बता रहे हैं, लेकिन चंद्र कुंडली के अनुसार शनि योग कारक है और शनि के जैसा स्वभाव राहु का भी है। और आप देख पा रहे होंगे शनि ग्रह राशि परिवर्तन का लाभ लेकर इच्छा पूर्ति भाव में बैठा हुआ है। जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलती है, क्योंकि राहु को वैसे तो कोई राशि अलॉट नहीं है, तो राहु क्या कर सकता है अगर उसका अंदाजा लगाना हो तो एक बार कुंभ राशि को जरूर देखना चाहिए। तो कुंभ राशि को देख रहे हैं, चंद्रमा से वो ऑफिस प्रोमाइसेस का काम करेगा और वो एक प्रकार से शनि का मित्र कह लें, शनि को एस्कॉर्ट करता है राहु। तो वो चंद्र कुंडली से फंक्शनल बेनिफिट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है आपको?
इनको इनको खुद की ऑब्जर्वेशन ऐसा होगी कि मेरा स्टेटस बड़ा है और उसमें रियल एस्टेट भवन की बड़ी भूमिका है। मेरी रिहाइश जहां मैं रह रहा हूं, माने राहु फॉरेन लैंड, फॉरेनर्स, उनके बीच में रहकर स्टेटस बढ़ोतरी जैसी बातें दिखने में आएंगी। तो केवल गुरु में राहु है इस कारण से वो खराब हो जाएगा ऐसा तो नहीं। इनफैक्ट हम तो ये क्या देख पा रहे हैं कि इनके स्टेटस में बढ़ोतरी का कारण इनकी रेजिडेंस, इनका जो घर है उसमें अलग कल्चर या हमारा आस पड़ोस जो है वो बदल सकता है। हम हो सकता है कि कुछ ऐसा यूरोपियन माइंडसेट लोगों के साथ अपना जो भवन है उसकी बाउंड्री शेयर करने लग जाएं और उस कारण से हमारा जो स्टेटस है वो बढ़ ही रहा है। ठीक हो गया। जैसे मैंने बताया कि आज देश काल परिस्थिति अनुसार गुरु राहु का कॉम्बिनेशन उल्टा कई बड़ी अच्छाइयां लेकर आता है। आज के 200 साल 500 साल पहले गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, यानी क्योंकि विचारधारा के रूप में एक ही विचारधारा हम लेकर चलते थे, अब अलग अलग संस्कृतियां, पूजा पद्धतियों का मिलन जब ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हो रहा है तो उसको हम बुरा कैसे मान सकते हैं। आज के 500 साल पहले भारत का व्यक्ति यूरोप में जाकर रह रहा है और ऑस्ट्रेलिया जाकर रह रहा है, दुबई जाकर रह रहा है, उसकी कल्पना हम नहीं करते थे। लेकिन आज परिस्थिति अनुसार वो बला बल को बढ़ाने वाला माना जाता है कि नहीं सच में ये व्यक्ति यशस्वी हैं, इसीलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो इसलिए गुरु राहु का कॉम्बिनेशन यानी दूसरे के कल्चर को भी समझने वाला, दूसरे के कल्चर को भी रेस्पेक्ट देने वाला, दूसरे के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति के लिए एक लिबरल सोच रखने वाला माना जा सकता है। ठीक हो गया। तो इनको जो गुरु में राहु वाला पार्ट चलेगा, इनमें बस इतना ही है कि हम मुख्य जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है गुरु का, वो तो वही रहेगा। उसमें ये बदलाव हो जाएंगे कि इनके भवन, इनके पड़ोसी, इनके कल्चरल जो कुछ एड ऑन हो सकते हैं, कुछ दूसरे संस्कृति सभ्यताओं के भी चीजों को सीखने का मौका मिले और इनको वॉलंटरी एक्सेप्ट करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, विद्रोह नहीं करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं कलयुग को खराब युग मानता हूं, अगर आप ऐसा कुछ मानते हैं तो मुझे लगता है आप गलत ट्रैक पर हैं। सभी युगों की अपनी अपनी महत्ता होती है, ईश्वर की इच्छा से ये युग आया है, कलयुग। तो अब जिस भी सभ्यता समाज के बीच हम रह रहे हैं, प्रेम से ये विचार करना कि ये ईश्वर की आज्ञा से ही कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है, नहीं तो इंसान की क्या बिसात है, इंसान का क्या बल है, क्या वो ऐसा कर सकता है? इंसान की थोड़ी, वो हरी इच्छा से हमारे मन में ईश्वर ने ही वो विचार प्रकट किया है। ठीक हो गया। तो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। तो जब हम अपने को ही ज्यादा मानने लग जाते हैं, नहीं मैं बदल कर रहूंगा, तो हमारे अंदर दम्भ, अहंकार बढ़ जाता है। और जब हम कहते हैं कि नहीं प्रभु कलयुग भी तो आपका ही युग है, तो फिर हम उस अनुसार अलाइन हो जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप कोई भी दशा अगर देखें तो आप दूसरी सभ्यता, संस्कृति की चीजें अगर आप खुद से उनको सीखने का बल, उनके साथ बोलचाल, कुछ और भाषाएं सीखने का बल आपको मौका मिलेगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप इससे कोई विद्रोह करने लग जाएंगे, आप इनसे कोई द्वेष करने लग जाएंगे, तो फिर ये जबरदस्ती ऐसे डिप्लोमैट लोग जीवन में डाल देगा जो रूप बदलने में माहिर हैं। निश्चित रूप से गुरु राहु में आपका कैलकुलेटिव पार्ट तो बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एकदम शांत वृत्ति से तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसको अलाइन करना हो यदि, तो राहु के जो जो पॉजिटिव सिनोनिम्स हैं, धनात्मक पहलू, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट यदि आप कर लेते हैं तो कोई बुरा नहीं होगा। एक छोटा सा प्रिकॉशन ये जरूर लेना है कि इन दोनों में शत्रुता है, राहु और मंगल में। गुरु को तो फिर भी राहु समझता है कि भाई ये तो गुरु है, वो तो उससे तो अपन, माने वो इतना मुखर होकर गुरु से लड़ता नहीं है राहु। चाहे विचार अलग हो सकता है,
लेकिन मंगल तो एक प्रकार सूर्य पक्ष का कमांडर है, सूर्य का वो सेनापति है, और राहु एक प्रकार शनि का सेनापति है। तो इन दोनों में तगड़ा झगड़ा जैसा बनता है। फिर भी हम कोई मंगल में राहु की बात नहीं कर रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर मंगल में राहु आ जाता तो थोड़ा सा कठिन होता, लेकिन गुरु में राहु आया है अभी, एक प्रकार से मीडियोकर की भूमिका में है यहां पर इस चार्ट के लिए गुरु, मंगल और राहु। फिर भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जमीन को लेकर, हमारे भवन सुख को लेकर कोई भी अनुबंध फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ इस अंतरदशा में नहीं करना है। ठीक हो गया? मंगल भूमि पुत्र माना जाता है, या लिटिगेशन हैंडल भी देख रहा है। ठीक हो गया? तो अगर वो पर्टिकुलर समय आएगा तो बस हमें इस पार्ट को अवॉइड करना चाहिए, खासकर जैसे कोई ऐसा गुरु राहु मंगल प्रतंत्र में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ऐसा ऑफर मिलेगा। और दशम भाव लग्न से, अब क्योंकि ये दोनों साथ ही बैठे हुए हैं, दशम भाव का सर्वष्टक वर्ग थ्रेशोल्ड पे ही है, 24 है, तो इनको इस ऑर्डर, इस दशा ऑर्डर के दौरान अपने घुटने वाले हिस्से का ध्यान रखना चाहिए। ठीक हो गया? खुला वाहन ना चलाएं, माने कोई ऐसा अगर चलाना भी है तो सावधानी से चलाएं, जैसे बाइक, एक्टिवा, स्कूटर, तो उसमें घुटने वाले हिस्से पर चोट ना लगे, इसका ऐसा ध्यान रखें। और बाकी राहु के जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव जो अलाइनमेंट है आप करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहे। राहु प्रसन्न होता है उल्टा, अगर हमारे मन में कुछ ऐसा किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम किसी ने गलत किया है उसको दंड दें, दंड देने के बाद वो मुक्त हो जाता है, लेकिन द्वेष कायम रखें ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अगर हमारे किसी व्यक्ति ने गलत किया है उसको भी दंड देना चाहिए, दंड के बाद उसको, माने वो अब निवृत्त हो गया, उसको दंड मिल गया। ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने कोई गलती कर दी, उसको भी दंड दें, और उसके बाद लेकिन ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना। आप समझ रहे हैं ना कि उसने जो कर्म किया है वो बुरे कर्म का उसको दंड निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ठीक हो गया? और अगर कोई ऐसा उसने कर्म किया है जो जघन्य अपराध है तो फिर बहुत बड़ा दंड उसको मिलना चाहिए। उसको अगर हमने आजीवन कारावास रख दिया या बहुत से भी बड़ा और कठिन दंड दे दिया तो भी हम ईर्ष्या द्वेष क्यों कर रहे हैं? उसके कर्म के लिए उसको दंड मिल गया है, मिलना ही चाहिए। लेकिन मन में ईर्ष्या रखने का वो तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं। ईर्ष्या द्वेष रखे रहेंगे तो पता नहीं हमारा शरीर का कौन सा अंग, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन कैसे कंट्रोल करे ना करे। तो वो चीज अपने को ध्यान रखनी है कि दूसरे कल्चर का केवल इसलिए हम सम्मान नहीं कर रहे क्योंकि वो मेरी विचारधारा से मैच नहीं कर रहे। ये जो दम है ना, मैं, मेरा, ये व्यक्ति को बड़ा परेशान करता है। मैं अच्छा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, इसमें तो बुराई है। ठीक हो? इसलिए अपना रीति रिवाज, पूजा पद्धति, सभ्यता, इसका पूरा सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूसरे की भी पूजा पद्धति, रीति रिवाज सम्मान करना चाहिए। अगर उसने उसमें रहकर कोई ऐसा अपराध किया है तो जैसा दंड हम अपनों को देते हैं उसको भी वो दंड देना ही है। ठीक है? इसमें कोई छूट नहीं मिलती। भी अपना करेगा तो दंड नहीं मिलेगा, वो करेगा तो दंड उसको मिलेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? गुरु में राहु की बात आए या राहु में गुरु की बात आए, ये भी समझ लीजिए। अगर आपके लिए आपका लग्न में राहु फंक्शनल बेनिफिक होकर आया है तो राहु आपके लिए इनफैक्ट वस्तु लाभ में तो वो और बढ़िया कर सकता है। भाई जैसे आपका वृषभ लग्न होता और कुंभ लग्न होता, उसमें वो एक प्रकार बेनिफिक बनकर काम करेगा राहु। तो राहु का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया रहेगा। और राहु के नीचे जब गुरु आएगा तो आपका जो ये डिप्लोमैट नेचर है, प्लस माइनस नेचर है, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा गुरु के समय पर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राहु में गुरु आया तो खराब ही करेगा। थोड़ा शरारत गुरु में राहु तो फिर भी करता है, राहु में गुरु में वो शरारत नहीं करेगा। माने स्टेट गवर्नमेंट पूरा आपको देने के मूड में। गुरु तो कैसा प्लैनेट आप समझते हैं कि अगर उसको बोला जाए गुरु या बृहस्पति को कि आप झूठ बोलिए
बृहस्पति को झूठ भी बोलना नहीं आता है तो पकड़ा जाता है माने। तो इसलिए बृहस्पति अगर हमारे लिए फंक्शनल मेलेफिक होकर भी काम करेगा तो भी इतना बुरा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको लग्न अनुसार, राशि अनुसार देखकर निकालना है क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके पॉजिटिव पार्ट्स को यदि अपने जीवन में इंक्लूड कर लेता है। वो मैं शुरू से ही मैंने ये कहा है कि ये जो देखने का तरीका है, अब मेरा बहुत बुरा समय आ गया है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर यकीन मानिए ऐसा है भी, अगर हम जो हमारे थंब रूल ऐसा कहते हैं कि भाई ये बुरा है, हम उसको एक वजह से, मान लीजिए मेरा कोई गुरु केतु का संबंध आ रहा है, अब मैं उसको साधना में लगा लेता हूं, मैं तीर्थ यात्रा के लिए लगा लेता हूं, तो ये बहुत बढ़िया है। अब मैं गुरु केतु संबंध को मैं कोई कुछ बैंकिंग टर्म में मैं बहुत ज्यादा पैसा जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर उसका इस्तेमाल करना भी पड़े तब भी आपके जीवन में आपको केतु यानी डिटैचमेंट, मुक्ति संबंध वो करना पड़ेगा। तो फिर आप को बहुत कैलकुलेटिव होए बिना भी गुरु केतु बहुत बढ़िया लाभ दे देगा। लेकिन अगर आप गुरु केतु में बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होने लग जाएं, भाई हम तो पार्टियां करेंगे, मैं केवल सांसारिक होकर काम करूंगा, तो वो फिर जबरदस्ती करने लग जाता है। फिर आपको कोई वहां बैड न्यूज मिलती है, फिर आप कमबैक वापसी करते हैं, फिर आप उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर आपको केतु का रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन जब हम खुद से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई गुरु राहु का ये मतलब है, गुरु केतु का ये मतलब है, राहु में गुरु का ये अर्थ है, तो फिर आप उसी प्रकार से जीने लग जाते हैं। ठीक हो गया? तो राहु जैसे व्यक्ति मिलेंगे, पॉजिटिवली समझें, उनके कल्चर, उनकी सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हो तो वो अच्छा है। और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि वो अपने जो भी अनुबंध पार्ट में जमीन को लेकर कोई ऐसा एग्रीमेंट ना करें उस समय के लिए, भाई थोड़ा सा प्रिकॉशन हो सकता है, क्योंकि उन दिनों पर जो व्यक्ति हैं वो ऐसे हो सकते हैं, वो कहें कुछ करे कुछ, बस इतना ही है। वो आप समझ रहे हैं, राहु की आप ये विशेषता भी मान सकते हैं। मैंने दूसरे कई वीडियो में बताया है, धर्म की जय कराने के लिए राहु कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो हमें असत्य भाषण प्रतीत हो सकता है। उसका हमने उदाहरण दिया था एक वीडियो में कि अश्वत्थामा मारा गया, ये शब्द इस्तेमाल किया गया वो धर्म की जय के लिए, क्योंकि धर्म जो है वो हृदय में है। हम जानते हैं कि धर्म का अर्थ कहीं ना कहीं सत्य पक्ष को जिताना है, लेकिन हम सत्य केवल वाणी में बोल रहे हैं, हृदय में सत्य नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक हो गया? इसलिए युधिष्ठिर से बड़ा पुण्यात्मा कहें, सत्यवादी कहें, धर्मराज कहें, कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन ये हम ये चूक करते हैं, हमें लगता है सत्य का मतलब केवल वाणी में होता है, वो हृदय में होता है। अगर हम धर्मराज धर्म की रक्षा के लिए आतताइयों से ये एक वाक्य बोलकर कि अश्वत्थामा मारा गया, धर्म की जय करा लेते हैं, तो फिर वो वाक्य असत्य होने पर भी सत्य समान माना जाएगा या धर्म माना जाएगा। ठीक है? तो ये जो इस प्रकार की स्टेटमेंट होती है, कई बार डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट आप कह लें, वो धर्म अनुसार यदि चलेगी तो वो असत्य होने पर भी सत्य समान माना जाएगा। ठीक है? तो आप किसी भी दशा क्रम से डरे नहीं, कोई भी दशा आपको मिले उस दशा को अच्छे से बारीकी से समझें, उस प्रकार अलाइन करें। और ये कहना सरासर गलत होगा कि मेरा राहु में गुरु आया है, गुरु में राहु आया है तो गलत होगा, इस प्रकार देखना आप कृपया छोड़ दें। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।